गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाक मंत्री हिना रब्बानी ने यूएनएचआरसी में कश्मीर राग अलापा था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग रोजी रोटी और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो भारत पर झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान को एक बार फिर दो टुक शब्दों में कह दिया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूएनएचआरसी में हिना रब्बानी ने आपत्तिजनक बयान दिया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाक मंत्री हिना रब्बानी ने यूएनएचआरसी में कश्मीर राग अलापा, और जिसका जवाब देते हुए भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने यह कहा कि पाकिस्तान को जबरदस्त ये फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग रोजी रोटी और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो भारत पर झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान को लताड़ भले ही लगी हो, लेकिन उसकी अक्ल तब तक ठिकाने नहीं आने वाली जब तक वो पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता, और उसकी तबाही का बिगुल, उसकी कंगाली फूंक चुकी है। पाकिस्तान की आवाम अब रोटी के लिए मरने वाले वहां जो लोग हैं वो मरने वाले हैं, और हालात इस तेजी से बिगड़े हैं कि हुक्मरानों के हाथों से तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें जितना खतरा आवाम से है, उनके मन में फौज का डर भी उतना ही बढ़ गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शरीफ बड़ी उधेड़बुन में है। अभी तो चंद महीने हुए ऐश के दिन शुरू हुए, लेकिन तिजोरी से डॉलर क्या उड़े, सारा सुकून उड़ गया। अब मुल्क, गद्दी, गर्दन जैसी तमाम चीजें डेंजर जोन में है। मुल्क पर नीलामी का खतरा है, गद्दी खिसकने का खतरा है और गर्दन उतरने का खतरा है, क्योंकि भूखी आवाम जुबान से अंगार बरसा रही है। खून जलता है, हमारा दिल जलता है कि हम 18-20 हजार रुपए तनख्वाह पे काम करने वाले हैं, और सोचते हैं बिल देख करके कि अपने बच्चों को भूखा मारे। इन बेगैरतों के लिए इनको शर्म है या नहीं? गरीब आदमी मर रहा है भूख से, ये जंग लड़ रहे हैं अपनी सीटों और अपने उसकी खातिर। कोई गरीब आदमी का कोई भी नहीं है। पेट्रोल का हाल देखो, चीज़ों का हाल देखो, और खुदा के बंदों कुछ खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुदा का नहीं, उस चीन का खौफ है जिसके गले में मुल्क को रहन रख दिया। उस IMF का खौफ है जो कर्ज तभी देगा जब शरीफ घर संभाले। लेकिन चोरी के मामले निपटाने से वक्त मिले तब ना। शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। मुल्क की गरीबी ने अवाम का मिजाज बदल दिया। जुबान पर जिन्ना का नाम पहले अदब से आता था, अब एकदम नहीं आता, क्योंकि उन्हें मुसीबत की पैदाइश पाकिस्तान में और मुसीबत का इलाज हिंदुस्तान में नजर आता है। पहले नंबर पे तो पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने जो उनका नैरेटिव है या उनका जो मतलब के गोल्स हैं, जो प्लान है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग है। उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। उसके अलावा हर तरह से जो मतलब उनका एक कहने के डोमिनेंस है इस टाइम, मतलब चाइना के बाद इंडिया जो है वो इस टाइम सेकंड टॉप जो है ना है। पाकिस्तान की तबाही मेल हर गुजरते दिन के साथ स्पीड पकड़ रही है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कंगाली की अगली मार फौज पर पड़ने वाली है, जो शहबाज की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अवाम तो खून के आंसू पीकर दिन गुजार रही है, लेकिन फौज हुक्मरानों का खून बहा सकती है। शायद इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान फौज को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला है कि जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग का एजेंडा क्या था किसी को नहीं मालूम। लेकिन जहां तक कश्मीर मुद्दे का सवाल है, तो इस पर भी पाकिस्तान की फजीहत शुरू हो गई है। मोदी का नाम लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोसा जा रहा है। पाकिस्तान गले तक गर्त में डूब चुका है। रोटी बोटी को तो छोड़िए, जालिम हुक्मरानों ने पाकिस्तान में अवाम का रहना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना लिखना सब मुहाल कर दिया है। अवाम के इसी दर्द की नब्ज को टटोलते पाकिस्तानी रिपोर्टर कश्मीर से सटे LOC पर पहुंचा, ये जानने कि कश्मीर पर फर्जी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान न्यू इंडिया के सामने आज कहां खड़ा है। पहले ही ग्राउंड टेस्ट में शरीफ साहब के गुमान की धज्जियां उड़ गईं। तो यहाँ पे जो स्टडी का एजुकेशन का लेवल है वो कैसा मिल रहा है?
यहाँ पे हमें बहुत मुश्किल होती है, जब बारिश होती है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे कभी कभार, हमें पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, स्कूल भी छोटा सा है इसलिए बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे सर्विस का टावर है, कॉलेज है, आर्मी स्कूल है, सिलाई सेंटर है वुमेन्स के लिए जी, मदरसा भी है, यहाँ वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, सिर्फ यहाँ ही नहीं है। बमुश्किल 800 मीटर का फासला था। एक तरफ बदहाल फटेहाल पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ तरक्की के पथ पर फर्राटा भरता अखंड भारत का मुकुट कश्मीर, वो कश्मीर जिस पर 75 सालों से पाकिस्तानी हुक्मरान नफरत की रोटियां सेकते रहे। आज उसी कश्मीर की तरक्की देखकर पाकिस्तानी शहबाज को धिक्कार रहे हैं। बॉर्डर पे मौजूद हूँ, अगर हम उस तरफ देखें तो उस तरफ वो आपको डेवलपमेंट नजर आ रही होगी, वह सामने आपको फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, ये सामने उनका जो स्कूल भी बना हुआ है, ये सामने 4G टावर भी लगा हुआ है, मदरसा भी बना है, उनके कॉलेज, उनका सामने कॉलेज आपको सारा स्टेडियम, सिलाई वुमेन्स के लिए सिलाई स्कूल भी बना हुआ है। और मुझे इधर अगर हमारी बात करें तो मुझे सिर्फ एक ये छोटा सा झोंपड़ी नुमा हमारा स्कूल बना नजर आया, ये है जी हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है बच्चों का मुस्तकबिल है। LAC से सटे पाकिस्तानी गाँव का दर्द इतना सा ही नहीं, भुखमरी जैसे हालात इस्लामाबाद और कराची में है, ठीक वैसा ही खौफनाक मंजर सरहद पर बसे पाकिस्तानी गाँव में है। लोग यहाँ भी भूखों मर रहे हैं। तो जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई है इन्होंने तो मतलब जीना ही हराम कर दिया ना, महंगाई इतनी कर दी है कि बंदा सोच नहीं सकता, एक टाइम का खाने से भी हमें दूर कर दिया इन्होंने। देखे ना पंजाब में कैसे डाके पड़ते हैं, मिनट में से लूटे जाते हैं, इस कश्मीर में आज तक एक भी आपको ऐसा कोई भी ना मिलेगा जो किसी के साथ कुछ ज्यादती हुई हो या किसी किस्म की कोई बात भी नहीं है। बड़ा गुमान था पाकिस्तान को अपनी नीतियों पर, लेकिन अफसोस आज शरीफ साहब की हर नीति का जनाजा निकल चुका है। कुछ बचा है तो बस पाकिस्तान का कब्रदोज होना। तो पाकिस्तान में लगातार दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है और पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह बनेगा दहशतगर्दी, जिसमें पाकिस्तान का साथ ही चीन भी बराबर का शरीक है। जब भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खर्चे पर पलने वाले दहशतगर्दों पर एक्शन की बात होती है, चीन अड़ंगा डाल देता है। लेकिन अब भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 4 ताकतवर मुल्कों के ग्रुप ने इसके खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो नाम न चीन का लिया गया न उसके चेले पाकिस्तान का, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ दोनों को कड़ा संदेश दे दिया गया। We will be doing a maritime security working group very shortly in Washington, and we discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. क्वाड के मेंबर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है, जिसकी पहली बैठक वॉशिंगटन में होगी और जल्द होगी। इसी बैठक से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग की गतिविधियों पर नकेल कसने के उपायों का भी डंके की चोट पर ऐलान किया गया और साफ कर दिया गया कि इस इलाके में एक तरफा बदलाव की इजाजत नहीं दी जाएगी। Things that are really critical in ways that may not be so obvious to countries throughout the region, which is what's called maritime domain awareness, giving countries the capacity, the tools to have a full picture of everything that's happening in their maritime space, which is affecting the lives of many of their citizens. दिल्ली से एक संदेश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और उन हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के विरोध पर भी जारी हुआ। नाम लिए बगैर साफ कहा गया कि अगर किसी ने एटमी धमकियों का सहारा लिया तो अंजाम के लिए खुद जिम्मेदार होगा। कंगाली के बावजूद परमाणु प्रेम में गिरफ्तार पाकिस्तान को अगर थोड़ी भी अक्ल होगी तो मैसेज क्लियर होगा। देखिए, वैसे पाकिस्तान से किसी भी चीज की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि जनता ने जब जब हुक्मरानों की बातों पर भरोसा किया तब तब उन्होंने धोखा खाया। इमरान को हटाकर शरीफ जब कुर्सी पर काबिज हुए तो वादा था कि पाकिस्तान के अच्छे दिन लौट आएंगे, ऐसा नया पाकिस्तान बनेगा जहां महंगाई का नाम नहीं होगा। लेकिन सब हो गया उल्टा। शरीफ साहब ने जनता को टैक्स और लोन की चक्की में पीसना शुरू कर दिया। IMF की खैरात के लिए पाकिस्तान कुछ भी करेगा। शरीफ आवाम को बलि का बकरा बना चुके हैं, आवाम को आटे की लाइनों में खड़ा कर जलील कर चुके हैं, पाकिस्तान की सांसों तक पर टैक्स लगा चुके हैं। लेकिन शरीफ साहब के हाथ आवाम की पीठ पर कोड़ा बरसाकर अब भी नहीं थके, इसलिए कंगाल मुल्क की पीठ पर ब्याज बम फोड़ दिया। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान की शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है। IMF को खुश करने के लिए शरीफ साहब आवाम को खून के आंसू रुला रहे हैं। कर्ज की ब्याज दर 17% से बढ़कर 20% हो चुकी है। आवाम पहले ही दाने पानी की जुगाड़ में दिन भर भटक रही है, फाके झेल रही है। अब ऐसी तबाही का हूटर शरीफ सरकार ने बजाया कि आवाम दहाड़ मारकर रो रही है।
क्या हाल है? बस हाल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कभी वक्त था कि 3 टाइम का खाया करते थे, अब तो 2 वक्त का मयसर नहीं है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, सारा दिन फिरता हूँ, 500-600 से ऊपर नहीं आता। तो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान, किसको बताएं, कौन सुने में। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा के हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास, क्या करूं? अब शाम को जाके रोटी खिलाऊंगा। IMF की खिदमत में शरीफ साहब ने पेट्रोल बम फोड़ा तो अवाम मोटरसाइकिल छोड़कर गधों की सवारी कर रही है। गधों पर बैठकर ऑफिस जाया जा रहा है। पाकिस्तान की फजीहत कराने वाले ऐसे वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आखिर कर क्या रहे हैं शहबाज शरीफ? इन्हीं सवालों का पुलिंदा बनाकर पाकिस्तानी निजामत और लुटेरे हुक्मरानों को कोस रहे हैं। वैसे तो अल्लाह ने हिफाजत करनी है, रमजान के महीने में बना था ये मुल्क, लेकिन हमने भी कुछ करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पिछले 75 साल में और बिलखुसूस पिछले 20-30 साल में, उसका नतीजा आपके सामने है कि हमने पाकिस्तान को इस नहज पे लेकर आ गए हैं कि हम इस बैंक से भाग रहे हैं, उस बैंक के पास जा रहे हैं कि कुछ पैसे दे दो ताकि हम अगले महीने निकाल सकें। पाकिस्तान उस दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। फड़फड़ा तो शरीफ साहब भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सांसों का दिया जल्द ही बुझने वाला है। तो देखिए, पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने महंगाई का बम फोड़ डाला। पाकिस्तान की सांसों का देखिए दिया कोई और बुझाए ना बुझाए, आवाम की गुस्से की आंधी जरूर बुझा देगी, क्योंकि हालात सुधारने में नाकाम हुक्मरान बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। दिन में 4 दफा लिबास बदलते और 4 दफा जुबान से पलटते हैं। पहले कहते एक हफ्ते में कि मुल्क माला माल हो जाएगा और अगले ही पल मुकर जाते हैं। गुस्से का ये उबाल उसी का नतीजा है जो सड़कों पर नजर आने लगा है। अवाम गले में पेट्रोल बांधकर निकल चुकी है, गले में सूखी रोटियों की माला और जुबान पर ताला। ये सच है कि पाकिस्तान चंद घड़ियों का मेहमान है, लेकिन मौत के ऐलान से ही शरीफ ने जिन्ना लैंड का जुलूस निकाल दिया है। ये मैंने इसलिए लिबास पहना हुआ है, ये जेवर पहना हुआ है कि गरीब आवाम रुल गई है, गरीब आवाम पिस गई है। आपकी नज़र में ये जेवर कैसे? ये जेवर गरीब आवाम का है। ये मैंने मुंह बंद कर दिया हुआ गरीब आवाम का इस जालिम हुकूमत ने, कान बंद कर दिए हुए हैं इस जालिम हुकूमत ने। पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा बेवजह नहीं है। महंगाई की मार ने उसका सुकून और सब्र दोनों छीन लिया है। पहले चावल मिलता था 300 रुपए का, अब 350 का हो गया। रमजान आ रहा है, हो सकते हैं कि 550 रुपए तक तजावुज कर जाए। पाकिस्तान की आवाम को रोटी चाहिए, लेकिन वजीर खजाना आए, खजाने का हाल बयान करने के लिए आंकड़ों का पुलिंदा खोलकर बैठ गए और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स गिनाने लगे। देखिए, पाकिस्तान के 2 प्रॉब्लम, एक हमारा बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम है और एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का बात। एक आपका रुपयों के साथ ताल्लुक है, दूसरा आपका जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज के साथ ताल्लुक। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो तीसरी प्रॉब्लम छुपाई वो हम आपको बता देते हैं। वो है खोटी नीयत, जिसके बारे में नाकाबिल हुक्मरान जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सबूत खुद देख लीजिए। इसने पूरी कोशिश की है कि हम जो कुछ कंटेन कर सके। ज़ाहिर आसानी से तो नहीं होता और कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन भी नहीं होता। ये शराफत का सौदा कर चुके शरीफ के यार हैं। ये वही इसहाक डार है जो चंद घंटे पहले कर्ज महंगा करके 1 हफ्ते में मुल्क को मालामाल करने की लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे। स्टेट बैंक ने वक्त से 2 हफ्तों पहले जो शरह सूद है उसमें बड़ा इजाफा कर दिया है और ये जो शरह है 17 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है और ये 27 साल रिकॉर्ड है। और ये सब करते हुए भी डॉलर्स आने हैं, उसमें भी 4 माह की ताखीर हो चुकी है और इसहाकदार साहब हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी 1 हफ्ता और इंतज़ार कर लें। भूखी आवाम इंतजार नहीं करती, बगावत करती है और पाकिस्तान में उसकी आग सुलग चुकी है। देखिए, अगर यकीन ना हो तो लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक पाकिस्तान की आवाम की आवाज सुन लीजिए। जिस तरह पाकिस्तान के मौलाना तेजाबी तकरीरें करते हैं, उसी तरह की जुबान अब आवाम बोलने लगी है। नेताओं के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। सबका सिर्फ यही कहना है, हमारा आखिर क्या कसूर है, हमें किस चीज की सजा मिल रही है। गुर्बत की भट्टी बॉर्डर पार और विकराल हो चुकी है।
बदहाली का बवंडर अवाम की चीखें निकाल रहा है। और रही बात हुक्मरानों की, तो वो कंगाल मुल्क में कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। इमरान खान इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभाल ले, सड़कों पर आने को तैयार हैं। सियासी शोले पाकिस्तान को फूंक डालेंगे। शहबाज ने बर्बादी की भट्टी सुलगाई तो उसमें घी इमरान ने भी डाला है। सब सत्ता को साधने के लिए हो रहा है, लेकिन पिस बेचारी अवाम रही है। 1.5 माह के दौरान सियासी जमातों का जो तासुर अवाम तक पहुंचे वो मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि बहुत ही बुरा था। सियासी और माशी अदम इस्तेकाम तो पहले ही है और आईनी बुरान की फजा भी कायम हुई है, तो कौन जिम्मेदार है सबका? जिम्मेदार हुकूमत वक्त है। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पाकिस्तान को चलाने की, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वोज है, यानी कि जो माशी सूरत हाल है उसको एड्रेस करने की। इनको पता ही नहीं क्या करना है। हुक्मरान कुत्ते बिल्ली की तरह तब लड़ रहे हैं जब पाकिस्तान बर्बादी के पथ पर फर्राटा भर चुका है। पाकिस्तान आज जहां खड़ा है, जिस हाल में खड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी डिटेल अवाम के पास है। हमारे सियासतदान आपस की लड़ाई से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क का कैसे सोच सकते हैं? मतलब कि एक बात कहने की सिर्फ ये है कि इनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से अवाम को फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पहले ही आग कहां कम लगी है। रही सही कसर नालायक हुक्मरान पूरी कर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना भूखों मरती अवाम का, ना गर्त में जाते मुल्क का। डर तो ये भी है कि IMF नाम की ये चिड़िया पाकिस्तान के तोते उड़ाकर ही मानेगी। अब देखें 272 रुपये पेट्रोल, आज सुनने में आया 310 रुपये हो रहा है। आज सुने इनकी वजह से भी हो रहा है। ये मुआहदा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अब रहा कुछ नहीं किया। देखें इसने असम्बलियाँ तहलील की, अब मुल्क में पैसा नहीं है, अब कहता है इंतखाब करो। अब इंतखाब कहाँ से कराएं? पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से लेके आएंगे इंतखाब कराने के लिए? ना आटा, ना घी, ना रोटी, ना पेट्रोल बचा। पाकिस्तान में सिवाय गुर्बत के क्या बचा? गुर्बत ही तो है जिसकी जंजीरें पाकिस्तान के प्राण हरने पर आमादा है। अब जब हालात बेकाबू हुए तो अवाम के सब्र का बांध क्यों ना टूटे? ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। ये अपने ये जो केस माफ कराने हैं, इससे पहले जो आए हैं वो उनके साथ जो चोर डाकू डकैतर थे वो भी साथ लेके आए थे। जो दूसरी तीसरी पार्टी से उठ के आ जाते हैं उनके साथ रल जाते हैं। वो कहते हैं हम साफ हैं, ये कहते हैं हम साफ हैं। ये दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों पार्टियां जिम्मेदार। गलत नीतियाँ, गलत नीयत, गलत गुमान, पाकिस्तान को ये सब ले डूबा। अगर बस अब कुछ बचा है तो इस मुल्क का वजूद मिटना ही बचा है, जिसे मिटाने की सौगंध नकारे हुक्मरान 75 साल पहले ही खा चुके हैं। देखिए, जहां तक तेजाबी और बारूदी तकरीरों का सवाल है तो इसका दूसरा फ्रंट रूस और अमेरिका के बीच भी दिखाई देने लगा है। रशिया पानी पी कर अमेरिका को कोस रहा है, जबकि अमेरिका भी रूस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन ऐसे वक्त में रशिया के न्यूक्लियर जखीरे को लेकर जो खबर सामने आई है वो दुनिया की बेचैनी बढ़ा सकती है। खबर वाकई शॉकिंग है, क्योंकि अभी तक रूस ने सिर्फ अमेरिका के साथ अपनी न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया था, लेकिन अब तो रशिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने की तैयारी कर रहा है। ये सारी बातें रशियन मिलिट्री की मैगजीन फोनिया मिसल में एक आर्टिकल के जरिए सामने आई है। मिलिट्री थिंक टैंक को लगता है कि रशिया को एक नई मिलिट्री स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। रणनीति ऐसी हो जिसके तहत रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सके। असल में रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पहले से ही है, एटमी हथियारों के फर्स्ट यूज की इजाजत देती है, लेकिन इसे लेकर गाइडलाइंस क्लियर है। क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर रूस का अस्तित्व खतरे में हो तभी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट कहती है वॉशिंगटन रशिया पर हमले की तैयारी कर चुका है, इसकी प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिका हमला इसलिए कर सकता है क्योंकि रशिया अपना ग्लोबल डोमिनेंस यानी वैश्विक आधिपत्य खो चुका है। अब रशिया की तरफ से इस तरह की बातें, इस तरह के न्यूक्लियर रेथोरिक्स कोई नई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि रूस और अमेरिका के बीच जो आखिरी परमाणु संधि रद्द हुई उसे लेकर दोनों देशों के एटमी जखीरे को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। सब पूछ रहे हैं कि रूस कब नेगोशिएट करेगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जेलेंस्की क्या करना चाहते हैं, वो कब बात करेंगे। पिछले साल जेलेंस्की ने एक दस्तावेज पर साइन किया था जो ये कहता है कि रूस के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे जब तक पुतिन राष्ट्रपति हैं। So can you address this issue? Can you invite him and ask him what he is doing? इसी तरह के स्टैंड के चलते अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी दोबारा रिज्यूम हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक गलत कदम यूक्रेन से भी बड़ी जंग शुरू कर सकता है। तो देखिए, पूरी दुनिया रूस से जंग खत्म करने की अपील कर रही है, लेकिन रशिया के इरादे कुछ और ही लगते हैं।
ऐसा लगता है कि पुतिन जंग को मिडिल ईस्ट तक ले जाने की सोच रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि रूस से उसका सबसे बड़ा फाइटर यानी S-400 मांग रहा है ताकि उसका एटमी जखीरा सिक्योर रहे, और पुतिन अपने नए दोस्त की मांग मानने के मूड में है। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका और मिनी सुपर पावर इजराइल का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। पुतिन का महाविनाशक S-400 अगर ईरान की सरहद में पहुंच गया तो उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर ना तो इजराइल एयर स्ट्राइक कर पाएगा ना अमेरिका। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना खतरनाक है ये अमेरिका जानता है। ईरान और रूस के बीच S-400 पर गुप्त बातचीत की खबर ऐसे वक्त में आई है जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कह चुकी है कि ईरान 84% तक एनरिच यूरेनियम जुटा चुका है, यानी ईरान एटम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 2 जुलाई 2020 को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल ने बड़ा साइबर अटैक किया था। उसी रात इजरायली एयरफोर्स ने F-35 फाइटर जेट से ईरान के पर्चिन इलाके में मिसाइल फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया था। ईरान को पता है कि इजराइल और अमेरिका कभी भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए दो महाशक्तियों के संभावित हमले से बचने के लिए S-400 ईरान का कवच साबित होगा। वैसे भी यूक्रेन की जंग जीतने के लिए रूस ने ईरान से 2400 ड्रोन्स की डील की थी। इन ड्रोन्स के दम पर रेड आर्मी ने कई कामयाबी भी हासिल की। ईरान अब रूस पर ड्रोन का एहसान S-400 के बदले चुकाने का दबाव बना रहा है। पुतिन को भी पता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ ढीली करनी है तो ईरान गेम चेंजिंग फैक्टर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिरफिरे का आतंक देखने को मिला है। ट्रक ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की और उसको हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका से बड़ी खबर, कैलिफोर्निया में सिरफिरे का आतंक और ट्रक ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। बाद में पुलिस पर हमला भी करने की कोशिश की लेकिन उसको हिरासत में ले लिया गया। देखिए, वैसे प्रेसिडेंट पुतिन की तैयारी इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर यूरोप ने फाइटर जेट्स वाली लकीर को लांघने की तैयारी कर ली है। फ्रांस और स्लोवाकिया जैसे मुल्कों ने अपने फाइटर जेट्स को रीअसेंबल करना शुरू कर दिया है ताकि वक्त पड़ने पर यूक्रेन की चौखट पर उन्हें भेजा जा सके। और इन तैयारियों का सबूत इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां भी बन रहा है। डायरेक्ट फ्रांस के मिनिस्टर को कोट करते हुए ये कहा गया कि फ्रांस अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को यूक्रेन की जमीन पर उतार सकता है। यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को इन्हें सौंपा जा सकता है। अब सवाल है कि यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को तो सोवियत के जमाने वाले फाइटर जेट्स उड़ाने का ही एक्सपीरियंस है, तो फिर मिराज जैसे लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? तो खबरों के मुताबिक फ्रांस ने इसका इंतजाम भी कर लिया है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेक्रोनो के मुताबिक पोलैंड में यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को मिराज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। अभी यूक्रेन को वो 12 मिराज फाइटर जेट्स मिल सकते हैं जो फ्रांस ने 2022 में डीकमीशन्ड कर दिए हैं और उनकी एयरफोर्स के लिए कबाड़ की तरह है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि चूंकि फ्रांस अपने मिराज 2000 सीरीज वाले फाइटर जेट्स को राफेल से रिप्लेस करने वाला है, ऐसे में वो इन्हें यूक्रेन को सौंपकर अपने नंबर बढ़ा सकता है। हालांकि इसी तरह का प्लान स्लोवाकिया की तरफ से भी पेश किया गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया अपने 11 में से 10 मिग फाइटर्स को यूक्रेन को सौंप सकता है। रहा सवाल 11वें प्लेन का, तो उसे यादों के तौर पर म्यूजियम में रखा जाएगा। स्लोवाकिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि चूंकि हम अपने मिलिट्री को मॉडर्न बना रहे हैं, इसलिए फाइटर जेट्स के साथ S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हेलीकॉप्टर्स और दर्जनों आर्मर्ड व्हीकल यूक्रेन को सौंपे जा सकते हैं। अब इन सारी बातों को यूक्रेन ने सीधे तौर पर खारिज नहीं किया। उल्टा यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है यूक्रेन को कम से कम 3 अलग अलग तरह के वेस्टर्न फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। हालांकि ये सारी रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब प्रेसिडेंट बाइडेन ये क्लियर कर चुके हैं कि फिलहाल यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की कोई जरूरत नहीं। वो दिन दूर नहीं जब आक्रमणकारियों को हमारी असाधारण ताकत का एहसास होगा, हर लिहाज से इंसाफ और बराबरी का एहसास होगा। लेकिन ये भी सही है कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता, इसलिए रशियन एक्सपर्ट्स को लगता है कि पुतिन की पीठ पीछे यूक्रेन के आसमान में वेस्टर्न फाइटर जेट्स डेब्यू कर सकते हैं और इसके लिए रूस को तैयार रहना होगा। देखा आपने कि कैसे यूक्रेन की हर मूवमेंट पर पुतिन की पैनी नजर है। जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है तो यूक्रेन के वॉर जोन में रशियन आर्मी का पूरी तैयारी के साथ वो उतर रही है और इसी वजह से यूक्रेन इंच दर इंच जमीन अपने कब्जे में ले रही है। ब्रिटिश मीडिया ने तो ये तक कह दिया है कि रशिया की इन्फेंट्री
और आर्टिलरी यूनिट ने बखमुट रीजन को कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन आर्मी बैकफुट पर है, लेकिन यूक्रेन इस क्लेम को वीडियो के साथ काउंटर कर रहा है। ये धमाके, ये शोले और ये तबाही गवाही दे रही है कि जंग के मैदान में यूक्रेन जिंदा है। कभी ड्रोन अटैक तो कभी आर्टिलरी स्ट्राइक से यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों को इसी तरह नेस्तनाबूद कर रही है। यूक्रेनी मीडिया का कहना है कि जिसे भी बैटल जोन में पुतिन आर्मी की तबाही पर शक हो, वो ये वीडियो देख ले। ये वीडियो रूस और यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक का है। यूक्रेन का दावा है कि वॉर जोन में रूस नए टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भेज रहा है, जो कि सबूत है कि रूस को जमीनी लड़ाई में बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बुलेदर से आए वीडियो भी यूक्रेन के दावे को सपोर्ट कर रहा है। बखमुत के बाद सबसे भीषण लड़ाई बुलेदर में छिड़ी। यहाँ यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड रूस की ग्राउंड फोर्स को बारूदी जख्म दे रही है। जिन घरों में रूसी सैनिक छिपे हैं या जहां रूस ने गोला बारूद जमा कर रखा है, ऐसे ठिकानों पर भी यूक्रेन पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है। यानी इस जंग के लिए पुतिन चाहे कितने भी आक्रामक हो जाए, यूक्रेन जैसे तैसे जवाब दे रहा है। तो क्या यूक्रेन का ये जज्बा पुतिन को परमाणु प्रहार के लिए मजबूर कर देगा? तो मजबूरी सिर्फ पुतिन के साथ ही नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका पर भी प्रेशर है कि वो अपने देश और अपने राष्ट्रपति को मजबूत दिखाए। रूस और चीन के चैलेंज के बीच अमेरिका उलझा हुआ है। प्राइम फोकस किस पर किया जाए, और इसी उलझन में व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक जबरदस्त कंफ्यूजन है। Why is President Biden afraid of China? The president is not afraid of China. Did you see the president last week when we went to Ukraine, went to Kyiv? But this is not a president that's afraid of anything. सवाल तीर की तरह सीधा था और जवाब जलेबी की तरह गोलमोल। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से पूछा गया कि जिन जासूसी गुब्बारों की दहशत में अमेरिका से कनाडा तक रत जगा था, एयरफोर्स अलर्ट मोड पर थी, उनमें चीन का रोल साबित होने के बावजूद अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए? क्या बाइडेन चीन से डरते हैं? इस पर व्हाइट हाउस से जवाब आया कि बाइडेन तो कीव गए थे, इसीलिए वो किसी से नहीं डरते। यानी अगर किसी को निडर और बहादुर होने का ग्लोबल सर्टिफिकेट चाहिए तो वो व्हाइट हाउस के सिद्धांत के मुताबिक कीव पहुंच जाए। वैसे चीन के चैलेंज का प्रेशर अमेरिका पर सिर्फ बलून और बैंड तक ही सीमित नहीं है। ब्लू बैटल ग्राउंड में भी अमेरिका को ये बताना पड़ रहा है कि वो ही सुपर पावर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में अमेरिका ने एक जहाज को 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब के प्रहार से समंदर में समाधि दिलवा दी। इस बॉम्ब को F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट से गिराया गया था। बॉम्ब मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था, लेकिन गूंज साउथ चाइना सी तक गई। मैसेज डायरेक्ट चीन को था कि अगर ताइवान के इर्द गिर्द कोई भी बारूदी साजिश रची गई तो PLA की नेवी के जहाज इसी तरह डुबो दिए जाएंगे। देखिए, अब एक्शन और रिएक्शन को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कैटेगराइज किया जा सकता है। अमेरिका ने समंदर में जहाज को बर्बाद किया, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो वहां एक्शन जो है वो दनादन जारी है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के इंस्ट्रक्शंस पर माफिया के महल मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर जमकर दहाड़ रहा है। इस बार योगी के बुलडोजर का टारगेट बना अतीक अहमद के करीबी माशुकुद्दीन का घर। कुछ वक्त पहले तक प्रयागराज में माशुकुद्दीन का ये घर इस तरह दिखता था, आलीशान हवेली की तरह। लेकिन जैसे ही 3 बुलडोजर्स ने अटैक किया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। जैसे युद्ध के मैदान में अलग अलग मोर्चों पर एक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर भी 3 मोर्चे पर कार्रवाई चल रही है। ये खेत की तरफ का हिस्सा है, 2 बुलडोजर लगे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, और जो ठीक सामने का हिस्सा है वहाँ तो ये भीमकाय मशीन है, जो कल ये मशीन जब काम करने पर लगी है 1.5 घंटे में पूरी इमारत को जमींदोज कर दी। ये मशीन लगी है और जो दूसरा छोर है उस छोर पर एक और मशीन काम कर रही है। जफर का घर, सफदर अली का घर, माशुकुद्दीन का घर। असल में पिछले 3 दिनों से यूपी में बुलडोजर दहाड़ रहा है, अवैध इमारतों को उखाड़ रहा है। पहले जफर, फिर सफदर अली और अब माशुकुद्दीन का घर जमींदोज कर दिया गया। माशुकुद्दीन असल में अतीक का फाइनेंसर बताया जा रहा है, जबकि जफर पर उमेश पाल के हत्यारों को पनाह देने का इल्जाम है। जहां तक सफदर की बात है तो पुलिस को शक है कि सफदर ने ही हत्यारों को आर्म्स सप्लाई किए थे। लेकिन बुलडोजर वाले एक्शन पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। कहा जा रहा है कि धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि जो गलत काम करेगा, अवैध निर्माण करेगा, बुलडोजर वहां जरूर चलेगा। जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों किसी का मकान गिराया जा रहा? कानून के खिलाफ अगर उसने कोई जुर्म किया है तो कानूनी उसको सजा भी होनी चाहिए। सरकार की बहुत स्पष्ट कोशिश रही है, प्रयास रहा है
कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। उत्तर अवैध निर्माण आपने भी किया होगा तो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो आपका भी गिराया जाएगा। जिस वक्त बयानबाजी का दौर जारी था, उसी दौरान मऊ में भी बुलडोजर का इंजन स्टार्ट हो गया। पता चला कि इस बार मुख्तार अंसारी के घर बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार की संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। कुदरत जब कार्रवाई करती है तो शिकायत का भी मौका नहीं देती। यही तुर्की और सीरिया के साथ हुआ है, जहां भूकंप ने लाखों लोगों का आशियाना छीन लिया है। हालांकि सरकार जो है वो लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें इसका सबसे नया सबूत बनकर सामने आई है। इन बड़े बड़े क्रूज पर पैसेंजर्स नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया। तुर्की की सरकार ने हेते के इस्केंदरून इलाके में मौजूद हजारों लोगों को लग्जरी क्रूज पर टेम्पररी तौर पर शिफ्ट कर दिया है। ये क्रूज लोगों के लिए शेल्टर का काम कर रहा है। इसी तरह का एक क्रूज है जेमिनाई। 538 फीट लंबा ये लग्जरी क्रूज 1000 लोगों के लिए शेल्टर होम बना हुआ है। हालांकि प्रायोरिटी बेसिस पर यहाँ के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और उन परिवारों को रखा गया है जिनमें छोटे बच्चे शामिल हैं। असल में तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था, उसके चलते 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अकेले हेटे प्रोविंस में ही करीब 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया। लेकिन जो यहाँ रह गए, उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल सिर छिपाने की है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी में टेम्पररी शेल्टर्स बेकार साबित हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि जब तक इन लोगों को परमानेंट घर नहीं मिलेगा, तब तक क्रूज और शिप्स में ठहराने जैसे इंतजाम किए जाते रहेंगे। तो तुर्की में भूकंप का कहर झेलने वाले मासूमों के रहने के लिए लग्जरी क्रूज में इंतजाम किया जा रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन अपने देश में लग्जरी लाइफ बरकरार रखने के लिए कुछ लोगों ने करप्शन का ऐसा दांव चला है कि घर में नोटों का पहाड़ खड़ा कर लिया। और भेद खुलने पर जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और जब हिसाब लगाया गया तो गिनती 6 करोड़ का आंकड़ा छू गई। तस्वीरें बेंगलुरु की है और जहां से नोटों का ये पहाड़ बरामद हुआ है, वो बीजेपी विधायक मदल वीरूपक्षप्पा का दफ्तर है। दरअसल विधायक के बेटे प्रशांत के खिलाफ 80 लाख रुपए घूस मांगने की शिकायत की गई थी। इसके बाद लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। ये तस्वीरें लोकायुक्त की उसी कार्रवाई का हिस्सा है। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL के ऑफिस में प्रशांत के साथ लोकायुक्त की टीम बैठी है और घूस में लिए गए 40 लाख रुपए गिने जा रहे हैं। जैसे ही गिनती पूरी हुई, विधायक पुत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोकायुक्त की टीम ने दफ्तर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद कर लिए। बीजेपी विधायक मदल वीरूपक्षप्पा कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। पिता और बेटे पर आरोप है कि वो घूस लेकर कच्चे माल की सप्लाई का ठेका देते हैं। देखिए, बीते दिसंबर में अर्जेंटीना फुटबॉल विश्व कप का चैंपियन बना और अर्जेंटीना को ये विश्व कप जिताया था कप्तान लियोन मेसी ने। इस जीत के साथ मेसी अर्जेंटीना के सबसे बड़े हीरो बन गए थे। लेकिन अर्जेंटीना में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नंबर 1 फुटबॉलर की जान के पीछे पड़े हैं। मेसी को एक चिट्ठी में धमकी दी गई है। लेकिन सवाल है कि दुनिया के सबसे नामी फुटबॉलर को कौन जान से मार देना चाहता है, वो भी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के रोज़ारियो में जिस तरह 2 बंदूकधारियों ने इस सुपरमार्केट को टारगेट करके अंधाधुंध गोलीबारी की, उसकी जद में आकर कई लोगों की जान जा सकती थी। इस वारदात से भी खौफनाक है बदमाशों की लिखी ये चिट्ठी, जिसमें लिखा है कि मेसी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शहर का मेयर पेब्लो जेवकिन खुद ड्रग माफिया है, वो भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। जिस सुपरमार्केट को टारगेट करके 14 राउंड फायरिंग की गई है, वो मेसी की बीवी एंटेलिना रुकुत्सो के घर वालों का है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस ने कहा है कि वो इस शूटिंग की घटना पर सख्त एक्शन लेंगे। मेसी ने बीते 18 दिसंबर को अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप जिताया था। मेसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हीं के शहर में कोई उनकी जान के पीछे पड़ जाएगा।